नमस्कार। देश की बात में हाजिर हैं और सबसे पहले बात किसानों की। किसान आंदोलन को आज 6 महीने हो गए हैं। दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर हमने देखा कि किस तरह से जो किसान हैं वो डटे हुए हैं। बहरहाल आज 6 महीने पूरे होने के अवसर पर किसानों ने तीनों जगहों पर जगह जगह प्रदर्शन किया है, काले झंडे फहराए हैं और कोरोना का उन्होंने कहा कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए फिलहाल दूरियां बनाई गई, एहतियातन ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया गया और पुतले भी फूके गए हैं। अभी तक आपको बता दें 11 से 12 बार सरकार से बातचीत हो चुकी है किसान और सरकार की, लेकिन कोई हल नहीं निकला और 22 जनवरी के बाद से अब तक कोई बातचीत नहीं हुई है। तो इसी मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ किसान नेता राकेश टिकैत मौजूद हैं। राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। आज पिछले 6 महीनों में आप लोगों ने सब देख लिया है, पुलिस एक्शन देखा, FIR देखी, किसान नेताओं में मतभेद भी देख लिया और सरकार से कई बार बातचीत भी हुई है और इस दौरान आंदोलन ने हासिल क्या किया है? हासिल ये क्या कि पूरा देश का किसान एकजुट हुआ। जो अलग अलग आंदोलन करते थे आज संयुक्त मोर्चे के बैनर के नीचे सब लोग आंदोलन करते हैं और सबका इश्यू एक है, मोटिव एक है, सबकी सोच एक है। और जो भारत सरकार ये कानून लेकर आई है उसके विरोध में सब लोग एक जगह है और कोई भी संयुक्त मोर्चा खोल देता है तो पूरे देश भर में उस पर मूवमेंट होते हैं। तो ये हमने हासिल किया। इससे काले झंडे दिखाने और पुतले फूकने से क्या हासिल माना जाए? किसान आंदोलन एक तरह से कहा जा रहा है कमजोरी पड़ा है, तो इसके पीछे कारण क्या है? नहीं, कमजोर कौन कह रहा पड़ा है? तो और आंदोलन कैसे करें भाई? वो आंदोलन का तरीका बता दो, क्या करें हम? किसान तो आंदोलन नहीं कर सकता है ना, अपनी बात रख सकता है, धरने पे बैठ सकता है, पूरा देश के लोग बैठे हुए हैं। अगर ये भी सरकार को नहीं दिखाई दे रहा कितने लोग पूरा देश भर से किसान यहाँ पे आए हुए हैं, दिल्ली को चारों तरफ से घेर कर रखा है, अगर ये भी समझ में नहीं सरकार की आ रही है तो फिर तो कोई इलाज है नहीं हमारे पास। अब ये जो आंदोलन लंबा चल गया है, सिंगू टीकरी में तो किसान है लेकिन गाजीपुर में कहा जा रहा है संख्या कम है किसानों की, तो आंदोलन को जीवित रखने के लिए क्या रणनीति है आप लोगों की? अब हमारी तो ये समझ में नहीं आया कि आज ही कुछ चैनल के लोग कह रहे जी बहुत संख्या बुलवा ली। कोरोना काल चल रहा है, अगर संख्या ज्यादा बुलवावे तो कहते हैं जी ज्यादा भीड़ बुलवा ली, अगर संख्या कम रखें तो कहते हैं जी कम है। तो अभी तो संख्या कम हमने कहा है क्योंकि कोरोना काल चल रहा। बीच में जब गेहूं की कटाई थी तो जब जरूर संख्या कम थी, लोग अपने गेहूं की कटाई के लिए चले गए थे। आज लोग फ्री हैं पूर्ण रूप से और आज हम ज्यादा भीड़ को नहीं बुलवा रहे यहाँ पे। ये जैसे ही लॉकडाउन और ये सब चीजें खत्म होगी तो भीड़ फिर उसी हिसाब से भीड़ को हम बढ़ाते रहेंगे। भीड़ बढ़ाना घटाना पूर्ण रूप से हमारे हाथ में है। तो अगले 6 महीनों में पंजाब उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं टिकैत जी। बंगाल में प्रचार के लिए आप लोग गए थे, तो इस आंदोलन पर असर होता है चुनावों का भी? नहीं, अगर सरकार बात नहीं मानेगी तो हम तो जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे। करीब 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का भी बकाया है। गन्ने के रेट नहीं यहाँ पे बढ़े यूपी में, बिजली पूरे देश से सबसे महंगी यहाँ पे है। तो बहुत से सवाल है, जाएंगे हम, जनता के बीच में जाएंगे। यहाँ पे आंदोलन चल रहा है, जनता पूर्ण रूप से दुखी है और कोविड में क्या हाल आम जनता का हुआ सबने देखा। यही तो लड़ाई है कि जिस तरह से व्यापारियों के हाथ में इंजेक्शन गया, प्राइवेट जो हॉस्पिटल थे उनके हाथों में इंजेक्शन और दवाई गई, ऑक्सीजन के लिए कैसे कैसे लोग मारे मारे फिरे। अगर ये अनाज और रोटी भी उनकी तिजोरी में बंद हो जाएगी तो लोग भूख से मरेंगे। यही तो आंदोलन है। बिल्कुल टिकैत जी, अब पंजाब और उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है और ये किसान बहुल हमारे राज्य भी हैं। एक तरफ कुछ जानकारों का ये भी कहना है कि अगर आप लोग आंदोलन में जाते हैं तो फिर आंदोलन, अगर आप प्रचार में जाएंगे तो आंदोलन कमजोर पड़ता है। नहीं, आंदोलन कमजोर क्यों होगा? हम चुनाव में भी जाएंगे और आंदोलन में भी रहेंगे। हम जाएंगे, जनता के बीच में हम जाएंगे। भाई सरकार हमारी बात मान ले, अगर नहीं बात मानने की, नहीं हमारा समाधान करेगी तो जाना तो पड़ेगा ना हमको।
तो अब आप लोगों के आप लक्ष्य क्या है कि सरकार पर दबाव बनाया जा सके या वो आपकी बात माने, चुनावी प्रचार या बॉर्डर पर आंदोलन? नहीं, आंदोलन भी रहेगा, पूरे देश भर में भी हम जाएंगे। जैसे हमने 16 स्टेट में पहले गए, तो इसी तरह से हम हर स्टेट में जाएंगे। जैसे ये मीटिंगें शुरू होगी तो ऐसे ही हम पूरे देश भर में जाएंगे। आंदोलन ही तो हमारा है, देश में मीटिंग करना भी तो आंदोलन ही है। देश की जनता को पता रहना चाहिए कि देश में हो क्या रहा है। बिल्कुल ठीक है जी, लेकिन इस बीच जो छोटा किसान है जो बॉर्डर पर है वो एक तरह से फंस गया है। बड़े किसान तो निकल जाते हैं, दौरा करके आते हैं, लेकिन जो छोटा किसान है उसकी मुसीबतें जो हैं जस की तस बनी हुई हैं। और ये छोटे किसान की तो लड़ाई है, देश में छोटा बड़ा किसान है कहाँ? ये और एलिगेशन नहीं मिला तो छोटा बड़ा किसान की बात करने लगे। पहले खालिस्तान नहीं बताया, पाकिस्तान नहीं बताया, फिर 2-3 स्टेट का आंदोलन बताया, फिर किसी जाति का बताया, फिर कोरोना महामारी का बताया, छोटा किसान ने भी आ गया क्या? तो ये छोटे किसान की लड़ाई है। अगर एमएसपी पे कानून बनेगा तो जो किसान अपने घर पे 20 क्विंटल धान पैदा करता है, अगर उसका धान 800 रुपए 1000 रुपए में बिक रहा है, उसको 1000 रुपए पर क्विंटल का नुकसान है। जब ये कानून बन जाएगा तो बाजार खरीदे या सरकार खरीदे तो उसको 1888 रुपया देने पड़ेंगे ना, तो छोटे किसान को फायदा होगा, गांव में बैठने वाले लोगों को फायदा होगा। तो उसी के लिए तो है ये, उसी छोटे किसान को लूटने के लिए तो कानून बनाए। तो ये लड़ाई उसी की तो लड़ाई है। बड़ा किसान तो एक बार कहीं लेकर जा भी सकता है, छोटा किसान कहाँ जाएगा लेकर? जी, बातचीत का जो दौर है वो आगे नहीं बढ़ रहा है। सरकार की कोशिश ये थी कि आप लोगों को, आंदोलन को थका देगी, लेकिन अब बिना शर्त बातचीत के लिए भी आप लोग तैयार हैं, लेकिन फिर भी बात नहीं बन रही। क्या अब समय आ गया है कि मध्यस्थता की जरूरत है, कि कुछ और नेताओं को जोड़ा जाए जिससे कि बातचीत तो बढ़े आगे? नहीं, बातचीत तो सरकार से ही होगी, नेता कहाँ उसमें जरूरत है किसी नेता की? और ना हम किसी को बीच में लेंगे। हमारा कोई हेडमास्टर नहीं है, ना हमारा कोई बिचौलवा है। हम बात करेंगे सीधी सरकार से। कोई किसान इतना कमजोर है कि देश में इसको बिचौलवा की जरूरत पड़ेगी? हम तो बात करने में भी सक्षम है, आंदोलन करने में भी सक्षम है, और बात भी सीधी सरकार से ही होगी। हाँ जी, और आखिर में यही कि फिर कब तक चलेगा ये आंदोलन और कैसे चलता रहेगा ये आंदोलन? नहीं, हमें यह है कि भारत सरकार जब तक बात नहीं मानेगी, ये जब तक चलेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए राकेश टिकैत। जी जी, धन्यवाद। जी, तो किसान आंदोलन को आज दिल्ली के बॉर्डर्स पर 6 महीने हो गए हैं। ये आंदोलन मौसम की मार, सरकार की बेरुखी और कोरोना भी झेल रहा है। तो किसान नेता बिना शर्त बात भी करने को तैयार है, लेकिन 22 जनवरी के बाद से सरकार ने किसानों से कोई बातचीत नहीं की। तो 6 महीने बाद क्या सोच रहे हैं किसान? ग्राउंड रिपोर्ट हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला की। 26 नवंबर 2020 से दिल्ली के बॉर्डर पर कड़कड़ाती ठंड से शुरू हुआ किसान आंदोलन अब चिलचिलाती गर्मी में भी चल रहा है, उसी जज्बे और गुस्से के साथ। कोरोना महामारी के दूसरे लॉकडाउन में गुरुवार को आज किसानों ने देश भर में अलग अलग जगह काला दिवस मनाया। किसान कहते हैं उन्हें बीमारी से ज्यादा इन कानूनों का डर है। ज्यादातर के चेहरे पर मास्क भी गायब है। हमारा विरोध है सरकार से, क्योंकि हमने तो तिरंगे झंडे भी हाथ में लिए। सरकार उसको भी ये कहती है कि तिरंगा क्यों ले लिया। तो आज काला दिवस है, विरोध मना रहे हैं हम। 6 महीने यहाँ पे हो गए, सरकार नहीं सुन रही, तो काले झंडे तो हाथ में लेंगे। पूरे देश का किसान काले झंडे आज ले रहा है, अपने घरों पर लगाएगा, अपने ट्रैक्टर पर लगाएगा, अपनी गाड़ियों पर लगाएगा, अपने हाथ में रखेगा झंडा। कोरोना की बात कोई नहीं है, सरकार की चाल है। ये किसान आंदोलन को बखेरने के लिए, बिखरना बखारने के लिए, खंडाने पिटाने के लिए सरकार की साजिश है। लेकिन मौसम और हालात भले ही बदले हों, किसान संगठनों की 3 कृषि कानून को रद्द करने की मांग नहीं बदली है। जीटी रोड पर अब कच्चे पक्के सैकड़ों तंबू दूर दूर तक दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि सिंघू बॉर्डर पर
कभी टेंट सिटी के नाम से पहचानी जाने वाली ये जगह आज वीरान पड़ी है। जगजीत सिंह हमें दिखाते हैं कि 25 जनवरी को यहाँ 10,000 लोग रुके थे, लेकिन अब इक्का दुक्का ही रह गए हैं। यहाँ पर तकरीबन 8 से 10,000 लोग रहते थे। ये जो आप कमरा देख रहे हैं, ये पूरा लेडीज़ के लिए सेपरेट यहाँ पर सोने का, रहने का इंतज़ाम था। लेकिन अभी चूँकि 6 महीना बीत चुके हैं, गर्मी भी आ चुकी है, बहुत सारे लोग यहाँ से गए भी हैं। लंबे चले आंदोलन के बीच सिंघू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की तादाद काफी कम हो गई है। यहाँ लंगर और रहने का इंतजाम देखने वाले कुलदीप सिंह और उनके दोस्त बताते हैं कि पहले करीब 2 लाख रुपए रोज का राशन आता था, जो अब घटकर 25,000 रुपए रह गया है, मगर लोगों का मनोबल टूटा नहीं है। सोचते तो यही है भाई, जितनी देर सरकार जो है ऑर्डिनेंस जो विड्रॉ नहीं करेगी उतनी देर हम वापस नहीं जाएंगे। महामारी तो चल रही है जी, तो ये हम पीछे हट जाएंगे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। मरे तो हम पहले ही हुए हैं। अगर जो ऑर्डिनेंस जो वापस विड्रॉ नहीं होते तो कड़ा हमारे पल्ले जो है कुछ बच रहा है। फिलहाल अब भी सिंघू बॉर्डर पर 15,000 से ज्यादा किसान सड़क पर बैठे हैं। सरकार की टाइम बाई करने वाली रणनीति भी किसान आंदोलन पर चलती नहीं दिख रही है, लेकिन फिर भी सरकार कानून को बनाए रखने और बातचीत न करने पर अड़ी हुई है। कोरोना काल में हम तो किसान नेताओं से भी ये अपील करते हैं और सरकार से भी कि इस वक्त कोरोना से मिलकर लड़ने की ज़रूरत है। प्लीज़ आपस में मिलकर बैठिए, एक दूसरे की विचारों को सुनिए और इस किसान आंदोलन का, कृषि कानून का कोई एक बीच का रास्ता निकालिए, ताकि ये किसान हैं ये भी अपनी खेतों की ओर लौटें और सरकार भी कोरोना के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़े। सिंघू बॉर्डर से प्रेम सिंह के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। और देश की बात में आगे है, कोरोना के कचरे यानी मेडिकल वेस्ट कैसे एक बड़ी चुनौती अब हमारे साथ। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में कोरोना के टीके का एक तरह से कॉकटेल बना दिया गया। 20 लोगों को पहली डोज में कोविशील्ड लगाई गई, लेकिन दूसरी डोज कोवैक्सीन की लगा दी गई। सीएमओ का कहना है कि दोषी लोगों की पहचान कर ली गई है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमोलॉजी का कहना है कि 2 अलग कंपनियों की वैक्सीन एक साथ नहीं लगाई जा सकती, लेकिन अभी तक इन्हें ये किसी ने नहीं बताया कि इनका होगा क्या। रामसूरत खुश थे कि उन्हें कोविशील्ड वैक्सीन की एक डोज लग गई है, अब दूसरी लग जाएगी तो कोरोना से महफूज हो जाएंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि दूसरी डोज उनके लिए नई मुसीबत लेके आएगी। दूसरी डोज में उन्हें कोवैक्सीन लगा दी गई। तो जब आप वहाँ गए वैक्सीन लगवाने के लिए तो उन लोगों ने देखा नहीं कि आपको पहले क्या लगा था? कुछ नहीं देखा होगा, बिल्कुल कतई नहीं उन लोगों ने देखा। आशा दूसरे जगह खड़ी हुई थी और वो तो अपना बैठी हुई थी, संभाल करके बैठी हुई थी। अच्छा, आपको पता कैसे चला ये कि आपके साथ गलत हो गया? वो बाद में पता चला, जब उसका वैक्सीन खत्म हो गया तो उसने कहा कि यहाँ अब हमारे पास ये नहीं है, वैक्सीनें नहीं है, तो वहाँ से मंगाया गया वैक्सीन। तो वहाँ डॉक्टर ने बताया कि ये तो गलत हो गया, वहाँ लग गया दूसरा सुई, तब हम लोग जान पाए। रामसूरत भले अंदर से ठीक हों, लेकिन इस कांड से उनके अंदर दहशत पैदा हो गई है। पूरे वक्त उन्हें लगता रहता है कि उनके शरीर में कुछ हो रहा है। कोवैक्सीन लगा दिया, लगाना चाहिए, ये कोविशील्ड लगाना चाहिए। तो अभी तो भी अंदर बना हुआ शरीर के अंदर है कि कुछ न कुछ जरूर हो न जाए। सिद्धार्थनगर के सीएमओ मानते हैं कि गलती हुई है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। 20 लोगों को कोविशील्ड पहला डोज दिया गया, बाद में उनको कोवैक्सीन लगा दिया गया, तो ये चूक नहीं है सर? ये चूक तो है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अभी कोई, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं है कि कॉकटेल लगे, जिसको जो पहला डोज लगना उसी को दूसरा डोज लगना। ये चूक तो है, जिसके लिए हमने इंक्वायरी ऑर्डर की थी और हमारे चिकित्सक, वरिष्ठ चिकित्सक लोग जाकर उनको इंक्वायरी की, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी है।
इसके पहले अप्रैल में शामली में 2 महिलाओं ने टीका लगवाने के बाद जब एएनएम से आधार नंबर नोट करने कहा तो एएनएम ने बताया कि कुत्ता काटने के टीके में आधार नंबर नोट नहीं होता। तब उन महिलाओं को पता चला कि उन्हें कोरोना वैक्सीन के बजाय एंटी रैबीज इंजेक्शन लगा दिया है। कोरोना वाला टीका लगवाने के लिए गई थी, उन्होंने मेरे कुत्ते का टीका लगा दिया और मुझे चक्कर से आने लगे, वहाँ दिक्कत बन गई। मैंने कहने लगी आधार कार्ड जमा हो, तो कहने लगे आधार कार्ड की पर्ची की कोई ज़रूरत नहीं। तो आपको कैसे पता लगा कि कोरोना का नहीं है कुत्ता काटने? फिर मैंने जब आधार कार्ड नहीं लिया, कहने लगे तो कुत्ता काटेगा। कानपुर के एक पीएचसी में तो एक महिला को एएनएम ने 2 बार टीका लगा दिया। महिला ने जब उससे पूछा कि क्या आप दोनों डोज एक साथ लगने लगी है, तो एएनएम ने कहा कि अच्छा इसके पहले भी तुम ही यहाँ बैठी हुई थी, ये तुम्हारी गलती है, तुम यहाँ क्यों बैठी थी। इस तरह के वाकये एक बहुत गंभीर मामले में बहुत बड़ी लापरवाही है, जिसे दूर करने की जरूरत है। सिद्धार्थनगर में सलमान आमिर और कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना के कचरे का बोझ भी अब बढ़ता जा रहा है। बात हो रही है कोविड मेडिकल वेस्ट की, जो अस्पताल और घरों में आइसोलेशन में रह रहे मरीजों से निकलता है। अस्पताल के साथ साथ ख्याल उन लोगों का भी रखना है जिनके यहाँ ऐसे मरीज हैं। इधर उधर फेंकने की लापरवाही खतरे को न्योता दे सकती है, इसके लिए बाकायदा गाइडलाइंस हैं। ये कोरोना का कचरा है, मामले बढ़े तो इस कचरे का बोझ भी बढ़ा। पीले रंग के बैग में डला ये कचरा अस्पताल और घरों से प्लांट में पहुंचता है, जहां भारी भरकम मशीनों के जरिए इसको जलाया जाता है। कचरे के प्लांट तक पहुंचने का सफर यूं ही नहीं तय होता। घर से निकलने वाले कोरोना के कचरे के उठाने की जिम्मेदारी लोकल बॉडीज की होती है। फिर अस्पतालों और घरों से जमा किए कचरे को अलग अलग जगहों पर इकट्ठा किया जाता है और फिर तौलने के बाद प्लांट तक पहुंचाया जाता है। पूरा जिस हिसाब से बढ़ जाता है तो समझ लो मरीज बढ़ गया है। जैसे अब मई के महीने में और अप्रैल के महीने में कुछ ज़्यादा कूड़ा आ गया, कभी 70 किलो आ रहा है, कभी 75 किलो आ रहा है, कभी 100 किलो भी आ रहा है, 200 किलो भी आया है। और अब जो है कम होता चला जा रहा है। आज की डेट में, कल की डेट में 30-32 किलो कूड़ा था, उससे पहले 9 किलो कूड़ा था। तो इससे पता चल जाता है कि हाँ भाई अब पेशेंट थोड़ा कम होता चला रहा है। इसको लेकर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पिछले साल गाइडलाइन बनाई और इसको 4 बार अपडेट भी किया गया है। कोरोना के मामले आने के बाद से अब तक 38,680 मीट्रिक टन से ज्यादा कोविड मेडिकल वेस्ट पूरे देश से निकला है। इसमें सिर्फ इस साल मार्च से अब तक पूरे देश में 10,060 मीट्रिक टन कोरोना का मेडिकल वेस्ट निकला। इस साल फरवरी में जहां रोजाना औसतन 53 मीट्रिक टन ये कचरा निकलता था, वहीं मई के महीने में ये बढ़कर रोजाना 226 मीट्रिक टन जा पहुंचा। पहली लहर में कम मामले आने के बावजूद ये मात्रा ज्यादा थी, क्योंकि लोग इसमें बचा हुआ खाना भी शामिल कर रहे थे। इस कचरे के मामले में अव्वल महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, यूपी और राजस्थान हैं। हम डेटा पर निगाह रखे हुए हैं। कोविड-19 का रोजाना कितना कचरा निकल रहा है, इसको एक ट्रैकिंग ऐप के जरिए देखते हैं। इसका नाम है कोविड-19 BMW ट्रैकिंग ऐप। ये ऐप देश के 7200 वेस्ट जनरेटर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। रोजाना इसमें आंकड़े चढ़ाए जाते हैं और हम इसकी निगरानी करते हैं। वेस्ट जनरेशन बायोटिक वेस्ट लिमिटेड कंपनी के पास दिल्ली के 5 जिले हैं। 20 रुपए किलो के हिसाब से दर है, पर समय से पैसा भी नहीं मिलता। छोटे छोटे एरिया में जाकर के बायो मेडिकल वेस्ट उठाना और उसको साइट तक पहुंचाना, उसको निस्तांतरित करना, ये बड़ी चुनौती थी। उसके लिए हमने कोविड हेल्पलाइन जारी की 1800-800-8527। चिंता और चुनौती के बीच बात जिम्मेदारी और जवाबदेही की भी है, जो सरकार से लेकर आम लोगों पर भी लागू होती है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आगे, महाराष्ट्र के आदिवासी इलाकों में टीके लेने के लिए करना पड़ रहा है लोगों को प्रोत्साहित, कराया जा रहा है मेडिकल इंश्योरेंस।
कोविड महामारी से जूझ रहे महाराष्ट्र भले ही सबसे ज्यादा टीकाकरण करने वाला राज्य हो, लेकिन अभी तक महज 3.69% लोग ही पूरी तरह से वैक्सीनेट हो पाए हैं। हिंगोली, पालघर, नंदुरबार, परभनी, जलगांव, गढ़चिलौरी में 3% से भी कम लोगों को दोनों डोजेज मिली हैं। ग्रामीण और आदिवासियों में कोविड टीके को लेकर खौफ को हटाने के लिए अब बीमा से लेकर अलग अलग तरह के ऑफर की घोषणाएं की जा रही हैं। भीती वाटते जायचं, असं वाटते की बस लस घेतली का तो माणूस आउट। लोगों में डर ऐसा है कि वैक्सीन लेने से लोग मरते हैं। महाराष्ट्र के ग्रामीण आदिवासी इलाकों में कोविड के टीके को लेकर खौफ कायम है। अब इससे निपटने के लिए नए नए उपाय तलाशे जा रहे हैं। हिंगोली की ग्राम पंचायत अंजनवाड़ा टीका लगवाने वाले और कोविड टेस्ट करवाने वालों को अपने फंड से 5 लाख के बीमा का ऑफर दे रही है। हिंगोली जिले में सबसे कम सिर्फ 2.29% लोगों को ही टीके की दोनों डोज लग पाई है। सभी लोगों का एक 5 लाख रुपए तक का बीमा ग्राम पंचायत की तरफ से निकाला जाएगा और इसके लिए शासन से एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा। ग्राम पंचायत की जो खुद की इनकम होती है, घर टैक्स, पानी टैक्स, इससे आने वाली जो इनकम होती है उसमें से ही उस बीमे का प्रीमियम ग्राम पंचायत अदा करेगी। तो ये बहुत ही एक सुंदर, बहुत ही अनुकरण करने ऐसा एक उपक्रम है और मैं इसको पूरे जिले के अंदर सारी ग्राम पंचायत में इसकी पुनरावृत्ति करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो ग्राम पंचायत तैयार होगी, जो अपने खुद के फंड से ऐसे लोगों का बीमा निकालने को तैयार होगी, उस ग्राम पंचायत में ये उपक्रम शुरू किया जाएगा। इस ऑफर के बाद कुछ ग्रामीण कोविड टेस्ट कराने पहुंचे, कहते हैं आगे टीका भी लगवा लेंगे। हमारे जो भी ग्राम पंचायत के सरपंच साहब है, उन्होंने इस टेस्ट के लिए हमें प्रोत्साहित किया है, इसलिए हमें उस हमारे दिल में का जो डर है वो पूरा निकल गया है। और आगे आप टीका भी ले लेंगे? जी बिल्कुल। हर आदमी का बीमा पॉलिसी उतराया है और ये बात सब लोगों के ख्याल में है और लोग भी आ रहे हैं, वैक्सीन ले रहे हैं और टेस्ट भी कर रहे हैं। इसी तरह नासिक के आदिवासी बहुल कलवन इलाके से विधायक नितिन पवार ने घोषणा की है कि वो अपने फंड से 15 लाख रुपए उन ग्राम पंचायतों को देंगे जिनकी जागरूकता से उनके इलाके में पूरी तरह से टीकाकरण हुआ हो। उनके मन में अंधश्रद्धा ऐसी है कि वैक्सीन लेने से लोग मरते हैं। तो मैंने उस ग्राम पंचायती के सरपंच, जो बॉडी के मेंबर, उनको आह्वान किया कि आप लोगों को वैक्सीन करने को बोलिए और मैं शासन की तरफ से जो हमें निधि उपलब्ध होती है, मैं वो ग्राम पंचायत को 15 लाख निधि देने की व्यवस्था करूंगा। यानी लोग थोड़े सरपंच की वजह से मोटिवेट हो गए। लोगों में डर ऐसा है कि वैक्सीन लेने से लोग मरते हैं, ऐसा उनमें वो एक डर फैला हुआ है और वो जड़ी बूटी का सहारा लेते हैं अगर वो बीमार गिरे तो इसलिए मैंने उनको आह्वान किया है। भीती वाटते जायचं। चंद्रपुर जिले की बल्लारपुर तहसील के कोविड हॉटस्पॉट रहे गांवों में भी लोग किसी हाल में टीका लगवाने को राजी नहीं। अपन सगळं व्यवस्थित आहे, डर लगता है, ऐसे ही डर लगता है, टीका नहीं लगाना है। कारण यही है कि हम सब स्वस्थ हैं। मुझे नहीं लगता कि टीका लगाना चाहिए। अफवाहें तो बहुत है कि टीका लगाने से आदमी मर जाता है, इसलिए हम घर में ही सुरक्षित हैं। हमें टीके की जरूरत नहीं है। कशाचीच गरज नाही मला असं वाटते बस। 25 मई तक करीब 12 करोड़ जनसंख्या वाले महाराष्ट्र में सिर्फ 44,28,239 यानी कि 3.69% लोगों को ही टीके की दोनों डोज लग पाई है। अब टीके को लेकर तरह तरह के ऑफर से देखना होगा कि हालात कितने बदलते हैं, लेकिन असली चुनौती कई जगह लोगों का डर दूर करने की है। हिंगोली से कन्हैया खंडेलवाल, नासिक से किशोर बेलसरे के साथ मुंबई से पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया। कोरोना वायरस की तीसरी लहर में बच्चों के प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में मध्य प्रदेश भी तैयार हो रहा है। इसके लिए बड़े स्तर पर कार्य योजना तैयार की गई है। इसके तहत जल्द ही नवजात शिशुओं और बच्चों के संक्रमित होने की संभावना को देखते हुए प्रदेश के मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों में 360 बिस्तर के ICU की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। टीका लगाना नई OPD के अंदर मध्य प्रदेश का सबसे संक्रमित शहर अब अपने बच्चों को बचाने के लिए तैयार हो रहा है। कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि संक्रमण से उबरने के बाद 4 बच्चों ने इंदौर में दम तोड़ दिया। तैयारी के लिए भी मेडिकल कॉलेज स्तर से किए जा रहे हैं, जहां पर चाचा नेहरू अस्पताल वगैरह है। अगर कुछ ऐसा होता है तो प्लानिंग में है उनका।
मध्य प्रदेश में अभी तक 53,086 बच्चे कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 5 साल से कम उम्र के बच्चों की संख्या 6,825 है। 1 साल तक के बच्चों की संख्या 987 है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक संक्रमित बच्चों में 31,000 लड़के और लगभग 22,000 लड़कियां हैं। सागर जिले में भी 300 से ज्यादा बच्चे संक्रमित हुए, जिसमें 4 की मौत हो गई। 302 बच्चों की रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव पाई गई है और इसमें 15 से 20 बच्चे जो थे वो गंभीर बीमारी से भी पीड़ित थे, उनको भर्ती करना पड़ा। तो लगभग ये 20 बच्चे हमारे यहाँ एडमिट रहे हैं, जिसमें से 4 बच्चों की मृत्यु भी हुई है। इनको सर्दी खांसी नहीं होती है। ये ज़्यादातर बच्चे जो हैं पेट दर्द, दस्त या उल्टी की शिकायत के साथ आते हैं। ऐसे में निजी स्तरों पर भी प्रयास शुरू हैं। सागर के गढ़ाकोटा में चिल्ड्रन कोविड सेंटर में 10 पलंग तैयार किए गए हैं। इसमें बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए पोषण आहार के साथ इलाज, दवाइयों की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही बच्चों के मनोरंजन के लिए झूला घर, खिलौने आदि की व्यवस्थाएं की गई हैं। यहाँ संक्रमित बच्चे अपनी मां के साथ रह सकेंगे। वहाँ पर विशेषज्ञ डॉक्टर की भी तैनाती करेंगे, ट्रेंड नर्सिंग स्टाफ की भी तैनाती होगी और जो बच्चे छोटे होंगे उनके परिजन उनके साथ रह सकें, इस प्रकार की व्यवस्था हम वहाँ पर कर रहे हैं। तो यह सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने आगामी जो तीसरी लहर है उसको देखते हुए करने का प्रयास किया है। और लेकिन हम तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि एक भी बेड हमारे कोविड सेंटर का बच्चों वाला ना भरे। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने भी 13 शासकीय मेडिकल कॉलेज और उनके कोविड अस्पतालों के डॉक्टरों और अधिकारियों के साथ मिलकर बच्चों में संक्रमण की आशंका को लेकर कार्य योजना तैयार की है। पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट के माध्यम से पीडियाट्रिक आईसीयू की अलग व्यवस्था हो, इसको भी सुनिश्चित किया गया। और केवल यही नहीं, बच्चों के इलाज में जो मैन पावर होगी, जो ह्यूमन रिसोर्स होगा, उसकी भी अलग से ट्रेनिंग हो रही, क्योंकि बच्चों की टेस्टिंग एक अलग तरह का काम है। उनके इक्विपमेंट, उनकी दवाओं का प्रोक्योरमेंट, यदि बच्चे भर्ती होते हैं तो उनकी माता या उनके अटेंडेंट कहाँ पर रहेंगे, उसकी भी पूरी प्लानिंग हम कर रहे हैं। कोरोना की पहली लहर में लगभग 4% बच्चे संक्रमित हुए थे। दूसरी लहर में यह आंकड़ा 10% के आसपास तक जा पहुंचा है। देश में लगभग बच्चों की आबादी 30 करोड़ है और ये संक्रमित बच्चों की तादाद 14% के आसपास पहुंच गई है। इस लहर में हमने देखा है कि मरीजों को आईसीयू या ऑक्सीजन की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। भगवान न करे तीसरी लहर में ये नौबत बच्चों तक पहुंचे, क्योंकि देश में वैसे भी जो पीआईसीयू हैं इसकी उपलब्धता बहुत कम है। सागर से राकेश, इंदौर से समीर के साथ भोपाल से अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आगे बताएंगे यास तूफान का क्या है। तो यास तूफान आज सुबह उड़ीसा के भद्रक जिले के तट से टकराने के बाद आगे बढ़ गया है। बंगाल और उड़ीसा के कई जिलों में तेज बहाव के साथ भारी बारिश हुई। बंगाल और उड़ीसा में कई घरों को नुकसान पहुंचा। राहत शिविरों में भेजे जाने के बावजूद एक मछुआरा मछली पकड़ने समंदर में चला गया, जिससे उसकी मौत हो गई। बंगाल में 15 लाख से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है। बंगाल में तूफान से 1 करोड़ लोगों पर असर पड़ा है। समंदर का पानी दीघा शहर में घुसा। वहीं एहतियात के तौर पर कोलकाता एयरपोर्ट रात 7:45 बजे तक के लिए बंद किया गया। सेना की भी तैनाती जारी है।
और इसी पर ज़्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी मनीष। हम फिलहाल दीघा के मुख्य समुद्री तट के पास हैं। आप देख सकते हैं कि जहां तक समुद्र का सवाल है तो काफ़ी हद तक ये शांत हो चुका है। कोई टाइड अभी जो सुबह से इतनी बड़ी बड़ी लहरें दिख रही थी, अभी ये जो समुद्र है वो सामान्य दिनों की तरह से है। हालांकि यहाँ पर काफ़ी बारिश अभी भी हो रही है, हवा काफ़ी तेज चल रही है, लेकिन आज का जो समुद्री तूफान है, भले ही यहाँ पर लैंडफॉल नहीं हुआ हो, लेकिन इसने काफ़ी बर्बादी की है। यहाँ पर कई सारे दुकान है, ये दुकान के शटर भी जो हैं ये पानी के कारण टूटे। दादा, आपका ये दुकान से क्या? हाँ, मेरा दुकान था, वो पानी का बहाव आया, पूरा बहा के लेके गया। मैं बैंक से मतलब कर्जा लेके ये दुकान किया था, अभी पूरा चला गया। अच्छा, सामान भी सारा वो पूरा सामान इधर में पूरा भरपूर था, पूरा सामान लेके चला गया समुद्र। दुकान किस चीज़? दुकान पाल्स का दुकान था। अच्छा, क्या हुआ? पूरा देख रहे हैं आप, ही हालत देख सकते हैं पूरा। आप लोग को अंदाजा नहीं था कि ऐसा भी नहीं, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। हम लोग बाहर कुछ माल रखते थे, वो हम निकल लेते थे, लेकिन ऐसा हो जाएगा अंदाजा नहीं था। अगली मैंने उस साल जब आपका अम्फान हुआ था तब भी ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अधिकांश दुकानदार जो हैं उनका यही कहना है कि अम्फन के समय भी जो है ऐसी घटना नहीं हुई। देखिए, ये है इसका पूरा इस दुकान का पूरा क्षति उड़ गया है। सब कुछ सामान बचे हुए हैं जो अभी भी दुकान में है, और कमोबेश सारे दुकानों की कहानी जो है इस सी फ्रंट पे यही है। इसके अलावा जो खबरें आ रही हैं उसके अनुसार जो समुद्र का पानी इतनी करीब 100 से अधिक जगहों पर जो है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अनुसार ब्रीच किया है, उसके कारण खेतों में भी ये समुद्री पानी जाने के कारण खेती भी जो है आने वाले दिनों में काफ़ी प्रभावित होगी। जहाँ तक जान माल की क्षति का सवाल है, निश्चित रूप से सरकार की जो कोशिशें थी उसके कारण बहुत ही कम पिछले साल की तुलना में लोगों की हताहत होने की खबरें काफ़ी कम हैं। लेकिन हाँ, क्षति का अंदाज़ा कल से अगले 1 से 2 दिनों में पता चल पाएगा। लेकिन अभी तो लग रहा है कि इस समुद्री तूफान के कारण जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। क्या हुआ है दादा? दीघा में सब कुछ है, एक कोरोना है और समुद्र पानी है और ऊपर वाला सब देता है, लाख लाख हजार रुपया सब पूरा खत्म। और आदमी बचेगा नहीं। मेरा बीज चाहिए और कुछ भी चाहिए, बस भगवान को बोलो ये सब, और कुछ नहीं। ये यहाँ के स्थानीय लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमें कोरोना का पहले से मार झेल रहे थे, अब भगवान ने ये समुद्री पानी के कारण जो है हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया है। कैमरामैन हबीब अली के साथ दीघा से मनीष कुमार, NDTV इंडिया के लिए।